अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। पीर कामिल, राइटर उमैर अहमद। इसने तुर्शी से कहा। इस लम्हे इसके दिल में जो आया इसने साद से कह दिया था। जब वो खामोश हुआ तो साद उठकर चला गया। इस दिन के बाद इसने दोबारा कभी सलार के सामने इस्लाम की बात नहीं की। वो इस वीकेंड पर बहुत दिनों के बाद किसी रेस्टोरेंट गया था। अपना ऑर्डर वेटर को नोट करवाने के बाद वो रेस्टोरेंट के शीशों से बाहर सड़क को देखने लगा। वो जिस मेज़ पर बैठा था वो खिड़की के करीब थी और कद आदम खिड़कियों के शीशों के पास बैठकर इसे यूं ही महसूस हो रहा था जैसे वो बाहर फुटपाथ पर बैठा हुआ था। किसी लड़की की सिसकियों ने इसकी मुखियत को तोड़ा था। इसने बेख्तियार मुड़कर देखा। इससे पिछली मेज़ पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़की किसी बात पर रोते हुए सिसकियां ले रही थी और टिशू के साथ अपने आंसू पूंछ रही थी। लड़का इसके हाथ को थपथपाते हुए शायद इसे तसल्ली दे रहा था। रेस्टोरेंट इतना छोटा और टेबल्स इतनी करीब करीब थी कि वो बड़ी आसानी से इनकी गुफ्तगू सुन सकता था, मगर वो वहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। वह सीधा हो गया। नागवारी की एक लहर सी इसके अंदर सी उठी थी। इसे इस तरह के तमाशे अच्छे नहीं लगते थे। इसका मूड ख़राब हो रहा था। वो वहाँ सुकून से कुछ वक्त गुजारने आया था और ये सब कुछ इसका दिल उचाट होने लगा। वो दोनों रशियन थे और इसी ज़बान में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। गैर मखसूस तौर पर इसकी समायतें अभी भी इन्हीं सिसकियों की तरफ मरकूज थी। इसने कुछ देर बाद मुड़कर एक बार फिर इस लड़की को देखा। इस बार इसके मुड़ने पर लड़की ने भी नज़रें उठाकर इससे देखा। चंद लम्हों के लिए इन दोनों की नज़रें मिली थी और वह चंद लम्हे इस पर बहुत बारी गुजरे थे। इसकी आंखें मुतवर्रम और सुर्ख हो रही थी। इसे यकदम एक और चेहरा याद आया, इमामा हाशिम का चेहरा और इसकी मुतवर्रम आंखें। वेटर इसका ऑर्डर लेकर आ चुका था। वो इसे सर्व करने लगा। इसने पानी के चंद घूंट पीते हुए अपने जहन से इस चेहरे को झटकने की कोशिश की। इसने चंद गहरे सांस लिए। वेटर ने अपना काम करते करते इसे गौर से देखा, मगर सलार खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। आज मौसम बहुत अच्छा है और मैं यहाँ अच्छे लम्हे गुजारने आया हूँ। एक अच्छा खाना खाने आया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एक फ़िल्म देखने जाऊँगा। मुझे इस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी भी तरह नहीं। वो पागल थी, वो बकवास करती थी और मुझे इसके हवाले से किसी भी किस्म का पछतावा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता वो कहाँ गई, कहाँ मरी। ये सब इसने खुद किया था। मैंने सिर्फ मजाक किया था इसके साथ। वो मुझसे रब्ता करती तो मैं इसे तलाक दे देता। लाशौरी तौर पर खुद को समझाते समझाते एक बार फिर इसका पछतावा इसके सामने आने लगा था। पीछे बैठी हुई लड़की की सिसकियां अब इसके दिमाग में नेज़े की अनी की तरह चुभ रही थी। मैं अपनी टेबल तब्दील करना चाहता हूँ। इसने बहुत खुरदरे अंदाज में वेटर को मुखातिब किया। वेटर हैरान हुआ। किस लिए सर? या तो इन दोनों की टेबल तब्दील कर दो या मेरी, इसने हाथ के इशारे से कहा। वेटर ने एक नज़र इस जोड़े को देखा। फिर वो सलार का मसला समझा या नहीं, मगर इसने कोने में लगी हुई एक टेबल पर सलार को बैठा दिया। सलार को चंद लम्हों के लिए वहां आकर वाकई सुकून मिला था। सिसकियों की आवाज़ अब वहां नहीं आ रही थी, मगर अब इस लड़की का चेहरा इसके बिल्कुल सामने था। चावलों का पहला चमचा मुंह में डालते ही इसकी नज़र इस लड़की पर दोबारा पड़ी। वो एक बार फिर बदमज़ा हो गया। इसे हर चीज़ यकदम बेजायका लगने लगी। ये यकीन इसकी ज़हनी कैफियत थी, वरना वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था। इंसान नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की हिस्स है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो मैं इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं। इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिशफशां की तरह फट पड़ा। इसने पूरी कुव्वत से चमचा अपनी प्लेट में पिटका और बुलंद आवाज़ में दाड़ा, शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में एकदम खामोशी छा गई। यू बिच, यू बास्टर्ड, जस्ट शट अप। वो अब अपनी सीट से खड़ा हो गया था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? दोनों कन पट्टियों पर हाथ रखते हुए वह चलाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चलाया और फिर इसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और इस वक्त पहली बार से रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों इनकी नज़रों का एहसास हुआ। वो सब इसे देख रहे थे। एक वेटर इसकी तरफ आ रहा था। इसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सलार ने कुछ भी कहे बगैर अपना वाल्ट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज़ भी मजीद कुछ कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। वो इमामा नहीं थी, एक बूथ था जो इसे चिमट गया था। वो जहाँ जाता वो वहाँ होती। कहीं इसका चेहरा, कहीं इसकी आवाज़। जहाँ ये दोनों चीज़ें ना होती वहाँ सलार का पछतावा होता। वो एक चीज़ भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज़ इसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज़ दफ़ा वो इतना मुश्तिल हो जाता कि इसका दिल चाहता हो कि वो इसे दोबारा मिले तो वो इसका गला दबा दे या इसे शूट कर दे।
इससे इसकी हर बात से नफरत थी। इस रात इसके साथ सफ़र में गुजारे हुए चंद घंटे इसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों आ रहे हैं? सलार ने झुंझलाकर अपने सबसे बड़े भाई से पूछा। वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे और इसने सलार को चंद दिनों बाद न्यू हयोन आने की इतला दी थी। सलार इस वक्त रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा होता तो वो इस इतला पर यकीनन खुश होता, मगर वो इस वक्त ज़हनी अबतरी के जिस दौर से गुजर रहा था, इसमें कामरान का आना इसे बेहद नागवार गुजर रहा था। और वो ये नागवारी छुपा भी नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आ रहा हूँ? तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कामरान इसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊं। वो होंठ भींचे हुए इसकी बात सुनता रहा। तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना, मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद इसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सलार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? इसने छूटते ही सलार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो। कामरान की तफ्शीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था, आज खिलाफ मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सलार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई थी। वो इस कदर रश ड्राइव करता था कि इसके साथ बैठे हुए बड़े से बड़ा जीदार आदमी डरता था। साथ को ये एक मुस्बत तब्दीली लगी थी, मगर ये वाहिद मुस्बत तब्दीली थी जो इसने महसूस की थी। बाकी तब्दीलियाँ इसको परेशान कर रही थी। स्टडीज़ कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक है। इसे सफ़र के दौरान भी इस तरह के जवाब जवाब मिलते रहे थे। ये इसके अपार्टमेंट की हालत थी जिसने कामरान के एज़तराब को इतना बढ़ाया था कि वो कुछ मुश्तइल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सलार? माय गॉड! सलार के पीछे इसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा। सलार अपनी चीज़ों को जिस तरह मुनज़्ज़म रखने का आदी था, वो नज़्म ज़ब्त वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हर चीज़ अबतर हालत में नज़र आ रही थी। जगह जगह इसके कपड़े, जुराबे और जूते बिखरे हुए थे। किताबें, अखबारों और मैगज़ीन का भी यही हाल था। किचन की सबसे बुरी हालत थी और बाथरूम की इससे भी ज़्यादा। कामरा ने कुछ शॉक की हालत में अब पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं की? मैं अभी कर देता हूँ। सलार ने सर्द मोहरी के आलम में चीज़ें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे। अब क्या हुआ है? कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक एक मेज़ पर सिगरेट के टुकड़ों से बड़ी एस्ट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सलार ने चुपती हुई तेज़ नज़रों से अपने बड़े भाई को देखकर मगर कहा कुछ नहीं। कामरान ने चंद लम्हों के बाद वो एस्ट्रे नीचे पटक दिया। सलार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम? मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है? ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके जवाब ने कामरान को खासा मुश्तिल कर दिया। वो इसे कंधे से पकड़ कर तकरीबन खींचते हुए बाथरूम की आईने के सामने ले आया। शक्ल देखो अपनी, ड्रग एडिक्टेड वाली शक्ल है या नहीं? और हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। देखो, नजरें उठाओ, अपना चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो। वो इसे अब कॉलर से खींचते हुए कह रहा था। सलार आईने में अपने आप को देखे बगैर भी जानता था कि वो इस वक्त कैसा नजर आ रहा होगा। गहरे हल्कों और बढ़ी हुई शेप के साथ वो कैसा नजर आ सकता था। रही सही कसर इन महासों और होंठों पर जमी हुई पेपड़ियों ने पूरी कर दी थी, जो बेतहाशा काफ़ी और सिगरेट पीने का नतीजा थे। महासों की वजह से इसने रोज़ शेव करनी बंद कर दी थी। कुछ नाराज़गी के आलम में इसने कामरान से अपना कॉलर छड़वाया और आईने पर नजरें दुराए बगैर बाथरूम से निकलने की कोशिश की। लानत बरस रही है तुम्हारी शक्ल पर। लानत वो लफ्ज़ था जो कामरान अक्सर इस्तेमाल किया करता था। सलार ने पहले कभी इस लफ्ज़ को महसूस नहीं किया था, मगर इस वक्त कामरान के मुंह से यही जुमला सुनकर वो जैसे बर्क उठा था। हाँ, लानत बस बरस रही है मेरी शक्ल पर। तो वो कदरे बिखरे हुए अंदाज में कामरान के सामने तन कर खड़ा हो गया। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ड्रग्स नहीं ले रहा तो मैं नहीं ले रहा। आपको मेरा यकीन करना चाहिए, तुम पर यकीन। कामरान ने तंजिया लहजे में इसके पीछे बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। इसने होंठ पींच लिए और कमरे की चीज़ें को समेटने का काम जारी रखा। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम? साथ को अचानक एक और अंदेशा हुआ। जा रहा हूँ। वो चीज़ें उठाता रहा। कामरान को तसल्ली नहीं हुई। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करने आए हैं तो बेहतर है वापस चले जाइए। मैं किंडरगार्टन का बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरान ने इस बार कुछ कहने की बजाय इसके साथ मिलकर चीज़ें उठानी शुरू कर दी। सलार ने इत्मीनान का सांस लिया। इसका ख्याल था कि अब वो इस मामले पर दोबारा बहस नहीं करेगा, मगर इसका ये अंदाज़ा गलत था। कामरान ने इसके पास अपने क़याम को लंबा कर दिया। 2-3 दिन की बजाय वो एक हफ़्ता वहाँ रहा। सलार इसके क़याम के दौरान बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाता रहा, मगर कामरान इस दौरान इसके दोस्तों और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलता रहा। सेमेस्टर में फ़ेल होने की खबर भी इसे सलार के दोस्तों से ही मिली थी और कामरान के लिए ये एक शौक था। सलार से कुछ भी तवक्का की जा सकती थी, मगर सेमेस्टर में फ़ेल होना, और वो भी इस बुरी तरह से, जबकि वो कुछ अर्सा पहले तक यूनिवर्सिटी के पिछले रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए टॉप कर रहा था।
इस बार इसने सलार से इस मामले को डिस्कस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सिकंदर उस्मान को फ़ोन करके इस सारे मामले से आगाह कर दिया। सिकंदर उस्मान के पैरों तले से एक बार फिर ज़मीन निकल गई थी। सलार ने अपना सबका रिकॉर्ड बरकरार रखा था। वो एक डेढ़ साल के अरसा के बाद इनके लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करता रहता था, और हाशिम मबीन वाले मामले को भी इतना ही अरसा होने वाला था। आप भी इससे इस मामले पर बात ना करें। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां होने वाली हैं, आप इसे पाकिस्तान बुला लें, कुछ अरसा के लिए वहाँ रखिए, फिर मम्मी से कहिए कि वो इसके साथ वापसी पर यहाँ आ जाएं, और जब तक इसकी तलीम ख़त्म नहीं हो जाती इसके साथ रहें। कामरान ने सिकंदर उस्मान को समझाया। सिकंदर ने इस बार ऐसा ही किया था। वो बताए बगैर छुट्टियां शुरू होने से पहले न्यू हयून पहुंच गए। इसका हुलिया देखकर सिकंदर उस्मान के पेट में गिरहें पड़ने लगी थी, मगर उन्होंने कामरान की तरह इससे बहस नहीं की। उन्होंने इसे अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा। इसके एहतजाज और तलीमी मसरूफियात के बहाने को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती इसकी सीट बुक करवा दी और इसे पाकिस्तान ले आए। वो रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचे। सिकंदर और तैयबा सोने के लिए चले गए। वो अपने कमरे में आ गया। तकरीबन 1.5 साल के बाद अपने कमरे को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वो फ्लाइट के दौरान सोता रहा था, इसलिए इस वक्त इसे नींद महसूस नहीं हो रही थी। शायद ये जोग्राफियाई तब्दीली थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। मैं वाकई आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी का शिकार हो जाऊंगा, इसने तरीकी में कमरे की छत को घूरते हुए कहा। कुछ देर इसी तरह बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद वो उठ बैठा। कमरे की खिड़कियों की तरफ जाते हुए इसने पर्दों को हटाया। इसकी खिड़कियों के पार वसी साइड लॉन के दूसरी तरफ हाशिम मबीन का घर नजर आ रहा था। इसने इतने सालों इस खिड़की के पर्दे आके पीछे करते कभी हाशिम मुबीन के घर पर गौर नहीं किया था, मगर इस वक्त वो बहुत देर तक तरीकी में इस घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स में नजर आने वाली इस इमारत को देखता रहा। बहुत सारी बातें इसे यकदम याद आने लगी थी। इसने पर्दे एक बार फिर बराबर कर दिए। वसीम के घर वालों को इमामा का पता चला। इसने अगले दिन नासरा को बुलाकर पूछा। नासरा ने इसे कुछ अजीब सी नज़रों से देखा। नहीं जी, कहाँ पता चला? उन्होंने तो एक एक जगह छान मारी है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। इन्हें शक अभी भी आप पर ही है। सलमा बीबी तो बहुत गालियां देती हैं आपको। सलार इसे देखता रहा। घर के नौकरों से भी पुलिस ने बड़ी पूछगछ की थी, मगर मैंने तो मजाल है ज़रा भी कुछ बताया हो। उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया था, मुझे भी, मेरी बेटी को भी। फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते ही शायद रखा भी इन लोगों ने दोबारा इसलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहाँ देती रहूँ। मैं भी आए बाएं शाएं करके टाल देती हूँ। वो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही थी। सलार ने फ़ौरन मदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। हाँ जी, अभी भी तलाश कर रही हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता। वो लोग हर चीज़ छुपाते हैं नौकरों से। इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी कभार कोई उड़ती उड़ती खबर मिल जाती है हमें। सलार साहब के आपको भी इमामा बीबी का पता नहीं है? नासरा ने बात करते करते अचानक किससे पूछा। मुझे कैसे पता हो सकता है? सलार ने नासरा को घूरा। ऐसे ही पूछ रही हूँ जी, आपके साथ इनकी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको पता होगा। वो जो एक बार आपने मेरे हाथ कुछ कागज़ भिजवाए थे, वो किस लिए थे? इसका तजस्सुस अब तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका था। इस घर के कागजात थे, मैंने ये घर इसके नाम कर दिया था। नासरा का मुंह खुले का खुला रह गया। फिर वो कुछ संभली। पर जी, ये घर तो सिकंदर साहब के नाम पर है। हाँ, मगर ये मुझे तब पता नहीं था। ये बात तुमने इन लोगों को बताई है कि तुम यहाँ से कोई कागज़ लेकर इसके पास गई थी? नासरा ने कानों को हाथ लगा लिए। तौबा करे जी, मैंने क्यों बताना है? मैंने तो सिकंदर साहब को नहीं बताया, और ये ही बेहतर है कि तुम अपना मुंह इसी तरह हमेशा के लिए बंद रखो। अगर ये बात इनको पता चली तो पापा तुम्हें सामान समेत उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तुम इनके गुस्से को जानती हो। जाओ अब यहाँ से, सलार ने तुष्टि से कहा। नासरा खामोशी से इस कमरे से निकल गई। वो वीकेंड पर भी कभी कभार हाइकिंग के लिए मार्गला की पहाड़ियों पर जाया करता था। वो वीकेंड नहीं था, मगर अचानक ही इसका मूड वहां जाने का बन गया। हमेशा की तरह गाड़ी नीचे पार्क करके वो एक बैग अपनी पुश्त पर डाले हाइकिंग करता रहा। वापसी का सफ़र इसने तब शुरू किया जब साए लंबे होने लगे थे। वो अंदाज़ा कर सकता था कि इसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वापसी के सफ़र को कुछ तेज़ी से तय करने के लिए वो सड़क पर आ गया जहाँ से आमतौर पर लोग गुजरते थे। इसने भी कुछ फासला ही तय किया था जब इसने अपने पीछे तेज़ कदमों की आवाज़ सुनी। सलार ने एक नज़र मुड़ कर देखा। वो 2 लड़के थे जो इससे काफ़ी पीछे थे, मगर बहुत तेज़ी से आगे आ रहे थे। सलार ने गर्दन मोड़ ली और इसी तरह अपना नीचे का सफ़र जारी रखा। इसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट्स में मलबूस इनका हुलिया आम लड़कों जैसा था, मगर फिर चलते चलते इसे यकदम कोई अपने बिल्कुल अकब में महसूस हुआ।
وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سلار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سلار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سلار نے کسی بھی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، ایک نے درشتی سے اس سے کہا۔ سلار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، وائلٹ پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سلار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے۔ سلار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو۔ سلار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دے؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دے؟ اس لڑکے نے درشت لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہوتے ہیں، سلار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے۔ اپنے جوگرز اتار دو۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جوگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سلار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جوگرز اتارو۔ سلار خوشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سلار کے دوسرے گال پر مارا۔ اب دیکھو اس طرح، جوگرز اتارو، اس نے سختی سے کہا۔ سلار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جوگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھی۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سلار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر پھر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالورز کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھا دی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سلار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی بڑی ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہاں سے راہی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ، اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گونسا مارا۔ سلار درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، کوئی مشورہ نہیں۔ اس لڑکے نے جیسے اسے باور کرایا اور زور سے ایک طرف دھکیل دیا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سلار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سلار سے ذرا فاصلے پر اطمینان سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سلار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتار دی اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سلار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو، سلار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یک کے بعد دیگرے وہ سارے ٹشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا بھی اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سلار نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ کسی دوسرے طریقے سے خود کو اپنی طرف کسی طرح متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد آدم جھاڑیاں تھی اور شام کے ڈلتے سائیوں میں ان جھاڑیوں میں سے اس کی طرف کسی کا متوجہ ہونا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف
घुटनों से कुछ नीचे तक लटकने वाली बरमूदा शॉर्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। और शाम होने के साथ साथ हल्की बढ़ रही थी। घर में कोई और नहीं जानता था कि वो हाइकिंग के लिए यहाँ आया हुआ है, और जब घर न पहुँचने पर इसकी तलाश शुरू हो गई, तब भी यहाँ इस तरीके में दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बंधे हुए इसके वजूद तक नहीं पहुँच सकते थे। आधे घंटे की जदोजहद के बाद जब अपने पैरों के गिर्द मौजूद पट्टियों को ढीला करने और फिर इन्हें खोलने में कामयाब हुआ, इस वक्त सूरज मुकम्मल गरूब हो चुका था, और अगर चांद ना निकला होता तो शायद वो अपने हाथ पांव और इर्द गिर्द के माहौल को भी ना देख पाता। इक्का दुक्का गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों का शोर अब ना होने के बराबर था। इसके इर्द-गिर्द झींगरों की आवाज़ें गूंज रही थी, और वह गर्दन से कमर तक अपनी पुश्त पर दरख्त के तने की वजह से आने वाली रगड़ और खराशों को बखूबी महसूस कर सकता था। दरख्त के दूसरी तरफ इसके हाथों की कलाइयों में मौजूद डोरी अब इसके गोश्त में उतरी हुई थी। वो हाथों को मज़ीद हरकत देने के काबिल नहीं रहा था। वो कलाइयों से उठती टीसें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके मुंह के अंदर मौजूद टिश्यूज अब गल चुके थे, और इनके गलने की वजह से वो मुंह में लगाम की तरह किसी किसी कसी हुई पट्टी को हरकत देने लगा था। मगर वह गले से आवाज़ निकालने में बुरी तरह नाकाम हुआ था, क्योंकि वो इन गले हुए टिश्यूज़ को ना निगल सकता था ना उगल सकता था। वो इतने ज़्यादा थे कि वो इन्हें च्युइंगम की तरह चबाने में भी नाकाम था। इसके जिस्म पर कपकपी ताड़ी हो रही थी। वो सुबह तक इस हालत में यकीनन ठठर कर मर जाता, अगर खौफ या किसी जहरीले कीड़े से के काटने से ना मरता तो। इसके जिस्म पर अब छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे, और बार बार वो इसे काट रहे थे। वो अपनी बढ़ना टांगों पर चलने और काटने वाले कीड़ों को झटक रहा था। अगर बाकी जिस्म पर रेंगने वाले कीड़ों को झटकने में नाकाम था, और वो नहीं जानता था कि किन छोटे कीड़ों के बाद इससे और किन कीड़ों का सामना करना पड़ेगा। और अगर वहाँ बिच्छू और सांप हुए तो। वक़्त गुज़रने के साथ साथ इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो रही थी। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर मैंने क्या किया है? वो बेचारगी से सोचने में मसरूफ़ था। और मैं यहाँ मर गया तो मेरी लाश तक दोबारा किसी को नहीं मिलेगी। कीड़े-मकोड़े और जानवर मुझे खा जाएँगे। इसकी हालत कायर होने लगी थी। एक अजीब तरह के खौफ ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो क्या मैं इस तरह मरूँगा यहाँ इस हालत में बेलबास, बेनिशान? घर वालों को पता तक नहीं होगा मेरे बारे में? क्या मेरा अंजाम ये होना है? इसके दिल की धड़कन रुकने लगी। इसे अपनी मौत से एकदम खौफ आया, इतना खौफ कि इसे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। इसे यूं लगा जैसे मौत इसके सामने इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी हो, इसके इंतजार में ये देखने कि वो किस तरह सिसक सिसक कर मरता है। वो दर्द की परवाह किए बगैर एक बार फिर अपनी कलाइयों की डोरी को तोड़ने या ढीली करने की कोशिश करने लगा। इसके बाजू शल होने लगे। 15 मिनट बाद इसने एक बार फिर अपनी जद्दोजहद छोड़ दी, और इस वक्त इसे एहसास हुआ कि इसके मुंह की पट्टी ढीली हो गई थी। वो गर्दन को हिलाते हुए इसे मुंह से निकाल सकता था। इसके बाद इसने टिश्यू निकाल दिए थे। अगले कई मिनट वो गहरे सांस लेता रहा। फिर वो बुलंद आवाज़ में अपनी मदद के लिए आवाज़ें देने लगा, इतनी बुलंद आवाज़ में जितनी वो कोशिश कर सकता था। इसका अंदाज बिल्कुल हज़ियानी था। आधे घंटे तक मुसलसल आवाज़ें देते रहने के बाद इसकी हिम्मत और गला दोनों जवाब दे गए। इसका सांस फूल रहा था, यूं जैसे वो कई मील दौड़ता रहा हो, मगर अब भी कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया था। कलाई के जख्म अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे, और कीड़े अब इसके चेहरे और गर्दन पर भी काट रहे थे। वो नहीं जानता यकदम इसे क्या हुआ। बस वो बुलंद आवाज़ में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो ज़िंदगी में पहली बार बुरी तरह रो रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार इसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। इस वक्त दरख्त के इस तने के साथ बंदे सिसकते हुए इसे एहसास हुआ कि वो मरना नहीं चाहता है। वो मौत से इस तरह खौफजदा हो रहा था जिस तरह ह्यून में हुआ था। वो नहीं जानता था वो कितनी देर इसी तरह बेबसी के आलम में बुलंद आवाज़ में रोता रहा। फिर इसके आंसू खुश्क होने लगे। शायद वो इतना थक चुका था कि अब रोना भी इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। नडाल सा होकर इसने दर्द के तने से सर टकाते हुए आंखें मूंद ली। इसके कंधों और बाजुओं में इतना दर्द हो रहा था कि इसे लग रहा था कि वो कुछ देर में मफलूज हो जाएंगे। फिर वो कभी इन्हें हरकत नहीं दे सकेगा। मैंने कभी किसी के साथ इस तरह नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। सलार, मेरे लिए पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स है, तुम इसमें इजाफा ना करो। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होती जा रही है। कम से कम तुम मेरी सिचुएशन को समझो, मेरी मुश्किलात को मत बढ़ाओ। दरख्त के तने के साथ टेक लगाते हुए सलार ने आंखें खोल दी। इसका अकल खुश्क हो रहा था। नीचे बहुत दूर इस्लामाबाद की रोशनियां नजर आ रही थी। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं, माय डियर इमामा, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में गुड़ रहा हूँ। तुम्हारे मसाइल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज ज़िंदगी गुजार सकती हो। सलार ने अपने होंठ भींच लिए। सलार, मुझे तलाक दे दो। बड़ाई हुई लजाजत अमेज आवाज़, स्वीट हार्ट, तुम कोर्ट में जाकर ले लो जैसा कि तुम कह चुकी हो। वो अब चुपचाप खुद से बहुत दूर नजर आने वाली रोशनियों को देख रहा था। कोई इसके सामने जैसे आईना लेकर खड़ा हो गया था, जिसमें वो अपना अक्स देख सकता था, और अपने साथ साथ किसी और का भी।
میں نے ماما کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے، وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے اس کی آواز بڑھائی ہوئی سرگوشی کی لگی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا تو میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں دوبارہ اسے کبھی تنگ نہیں کروں گا، میں جلال کے بارے میں اسے بھی سچ بتا دوں گا، بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق نہ دینے پر، اس کے انکار کرنے پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے۔ پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف، تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محفوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی۔ وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سلار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اسام میں اترنے والی طریقی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے بدلے یہاں سے رہائی دلا دے۔ او گاڈ پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے پھیلائے ہاتھ پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری تھا۔ یہ صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا، مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گر گرانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا، اور اگر آج رات اس حالت میں وہ مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا آئی کیو لیول 150+ اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹریسی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا۔ وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور اسٹریسی، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end to Stacy. It is preceded by player and followed by more Stacy. وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا۔ سلار مطمئن نہیں ہوا۔ No, it does end. What happens when it ends? When it really ends? اس کے دوست نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ You know it yourselves, don't you? You have been through it off and on. سلار جواب دینے کی بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتری ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی۔ پین۔ What is next to pain? اس نے مضحکہ خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ نتھنگنیس۔ رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے
पेट और वहाँ से तेज़ी से रेंगती हुई उतर गई। सलार ने कांपते जिस्म के साथ अपनी चीख रोकी थी। वो कोई सांप था जो इसे काटे बगैर चला गया था। इसका जिस्म पसीने में नहा गया था। इसका जिस्म अब जाड़े के मरीज की तरह थर थर कांप रहा था। नथिंगनेस, आवाज़ बिल्कुल साफ थी। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस, तहकीर अमेज आवाज़ और मुस्कुराहट इसकी थी। हेल, इसने यही कहा था। वो पिछले आधे घंटे से वहां बंधा हुआ था। इस वीराने इस तरीके इस वहशतनाक तहनाई में वो पूरा एक घंटा हल्क के बल पूरी कुव्वत से मदद के लिए पुकारता रहा था, यहाँ तक कि इसका हल्क आवाज़ निकालने के काबिल नहीं रहा था। नथिंगनेस से हेल, वो इन दोनों के बीच कहीं मौलिक था या शायद नथिंगनेस में दाखिल होने वाला था और हेल तक पहुंचने वाला था। तुम्हें खौफ नहीं आता ये पूछते हुए कि हेल के बाद क्या, आगे क्या होगा, दोजख के बाद आगे क्या आ सकता है? इंसान के मतूब और मकदूब हो जाने के बाद बाकी बचता ही क्या है जिसे जानने का तुम्हें इश्तियाक है? सलान ने वहशत बड़ी नज़रों से इर्द गिर्द देखा। वो क्या था? कब्र, दोज़खियाँ ज़िंदगी में इसका एक मंजर, भूख, प्यास, बेबसी, बेयारी और मददगारी, जिस्म पर चलते कीड़े जिन्हें वो खुद को काटने से रोक तक नहीं पा रहा था, मफलूज होते हुए हाथ पांव, पुश्त और हाथों की कलाइयों पर लम्हा ब लम्हा बढ़ते हुए जख्म, खौफ था या दहशत, पता नहीं क्या था, मगर वो बुलंद आवाज़ों में पागलों की तरह चीखें मारने लगा था। इसकी चीखें दूर दूर तक फ़ज़ा में गूंज रही थी, हज़ियानी और जुनूनी अंदाज में बुलंद की जाने वाली बेमकसद और खौफनाक चीखें। इसने ज़िंदगी में इस तरह का खौफ कभी महसूस नहीं किया था, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसे अपने इर्द गिर्द अजीब से भूत चलते फिरते नजर आने लगे थे। इसे लग रहा था इसके दिमाग की रगें फटने वाली हैं, या फिर नर्वस ब्रेकडाउन, या फिर इसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गई। इसका गला फिर बंद हो गया था। अब सिर्फ सरसराहटें थी जो इसे सुनाई दे रही थी। इसे यकीन हो चुका था कि वो अब मर रहा है, इसका हार्ट फेल हो रहा है, या फिर वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देने वाला है। और इसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाइयों की डोरी ढीली हुई। होशोहवास खोते हुए इसके सामने एक बार फिर झटका लिया। इसने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए अपनी हाथों को हरकत दी। डोरी और ढीली होती गई, शायद मसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी। इसने हाथों को कुछ और हरकत दी और तब इसे एहसास हुआ कि वो दरख्त के तने से आज़ाद हो चुका है। इसने बेयकीनी के आलम में अपने बाजुओं को सीधा किया। दर्द की तेज़ लहरें इसके बाजुओं से गुजरी। क्या क्या मैं बच गया हूँ, मैं बच गया हूँ? इसने बेयकीनी से अंधेरे में अपने बाजुओं और हाथों के हियोले को देखते हुए सोचा। क्यों, किस लिए? माउफ होते हुए जहन के साथ इसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद इस पट्टी को उतारा जो पहले इसके मुंह के गिर्द बांधी गई थी। बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से इसके मुंह से कराह निकली थी। इसके बाजुओं में शदीद तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ कि इसे लग रहा था कि वो दोबारा कभी अपने बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसकी टांगें भी सुन्न हो रही थी। इसने खड़े होने की कोशिश की। वो लड़खड़ा कर बाजुओं के बल जमीन पर गिरा। हल्की सी चीख इसके मुख से निकली। आह! इसने दूसरी कोशिश हाथों और घुटनों के बल की। इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। वो दोनों लड़के इसके जॉगर्स और घड़ी भी ले जा चुके थे। इसकी जुराबें वहीं कहीं पड़ी थी। वो अंधेरे में इन्हें टटोल कर पहन सकता था, मगर बाजू और हाथों को इस्तेमाल में लाना पड़ता, और वो इस वक्त ये काम करने के काबिल नहीं था, ना जिस्मानी तौर पर ना जहनी तौर पर। वो इस वक्त सिर्फ वहां से निकल जाना चाहता था, हर कीमत पर अंधेरे में ठोकरें खाता, जानियों से उलझता, खराशे लेता। वो किसी ना किसी तरह इस रास्ते पर आ गया था, जिस रास्ते से वो दोनों हटा कर इसे वहां ले आए थे। फिर नंगे पांव इसने नीचे का सफर तय किया। इसके पैरों में पत्थर और कंकड़ियां चुभ रही थी, मगर वो जिस जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार था, इसके सामने ये कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि क्या वक्त हुआ था, मगर इसे ये अंदाज़ा था कि आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी है। इसे नीचे आने में कितना वक्त लगा है और इसने ये सफ़र किस तरह तय किया, वो नहीं जानता था। इसे सिर्फ ये याद था कि पूरे रास्ते बुलंद आवाज़ से रोता रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में इसने अपने हुलिया को देखने की कोशिश नहीं की, ना ही कहीं रुकने की ख्वाहिश की, ना ही किसी की मदद लेने की। वो इसी तरह रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों के साथ इस सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। वो पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार थी जिसने सबसे पहले इसे देखा और इसके पास आकर रुक गई। अंदर मौजूद कांस्टेबल इसके सामने नीचे उतरे और इसे रोक लिया। वो पहली बार होशो ख्वास में आया था, मगर इस वक्त भी वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर काबू पाने में नाकाम हो रहा था। वो लोग अब इससे कुछ पूछ रहे थे, मगर वो क्या जवाब देता? इससे 15 मिनट में वो एक हॉस्पिटल अगले 15 मिनट में वो एक हॉस्पिटल में था जहां इसे फर्स्ट एड दी गई। वो इससे इसके घर वालों का पता पूछ रहे थे, मगर इसका गला बंद था। वो इन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। सूजे हुए हाथों के साथ इसने एक कागज़ पर अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस की शीट दिया। अभी और कितनी देर से यहाँ रुकना पड़ेगा? ज़्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज़्यादा शदीद किस्म की इंजर्स नहीं हैं, बस घर में कुछ दिन तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। इसका ज़हन लाशऊर से शऊर का सफ़र तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमायनी आवाज़ें थी, अब वह इन्हें
मफ़हूम पहना रखा था, आवाज़ों को पहचान रहा था। इनमें से एक आवाज़ सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सलार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। इसकी आंखें एकदम चुंधिया गई थी। कमरे में बहुत तेज़ रोशनी थी, या कम अज़ कम इसे ऐसा ही लगा था। वो इनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही एक कमरे में रह चुका था, और ये पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। इसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास इसे फिर होने लगा था, इसके बावजूद कि अब वो एक बहुत नरम और आरामदा बिस्तर में था। इसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो इसने इस सरकारी हॉस्पिटल में पहना था, जहाँ इसे ले जाया गया था। वो एक और लिबास में मलबूस था, और यकीनन इसके जिस्म को पानी की मदद से भी साफ किया गया था, क्योंकि इसे आधे बाजू वाली शर्ट से जांघते अपने बाजुओं पर कहीं भी मट्टी या गर्द नजर नहीं आ रही थी। इसकी कलाइयों के गिर्द पट्टियां बंधी हुई थी, और इसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाज़ा कर सकता था कि ऐसे बहुत से निशानात इसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। इसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी, और इसके जबड़े भी दुख रहे थे। मगर इससे भी ज़्यादा बुरा हाल गले का था। इसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी, जो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। पहली बार इसको होश में डॉक्टर ने ही देखा था। वो इनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद इसके साथ काम करने वाला कोई और फिजिशियन था। इसने सिकंदर को इसकी तरफ मुतवज्जा किया। होश आ गया है। सलार एक सोफे पर बैठी तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब इसके पास आकर इसकी नब्ज चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सलार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर इसके हल्क से आवाज़ नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सलार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफ़ी में हिला दिया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही इसके गले के प्रॉब्लम के बारे में जानता था। सलार ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोलिए। सलार ने दुखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर को कुछ देर इसके हल्क का मुआयना करता रहा, फिर इसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, इसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया, और फिर इसने एक राइटिंग पैड और पेन सलार की तरफ बढ़ाया। नर्स तब तक इसके बाजू में लगी ट्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। इसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया इसके पीछे रख दिया था, और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को वो देखता रहा। इसे याद था कि इसके साथ क्या हुआ था। इसे अपनी वो चीज़ें याद आ रही थी जिन्होंने इसे अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे पहाड़ पर बहुत सारी चीज़ें छीन कर बांध दिया गया था, पर या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए ज़िंदा कब्र में उतार दिया गया था, ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू स्टेसी? वो सफ़ेद कागज़ को देखता रहा, फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र इन 7-8 जुमलों पर डाली, और फिर इसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करें, ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ है, कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली।